नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज की क्लास में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में समझेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं और कैसे पृथ्वी गति करती है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो सबसे पहले जो गति है वो खगोलीय है। तो उसके प्रकार हैं दो, एक तो परिक्रमण और दूसरा घूर्णन। पृथ्वी की गतियाँ सबसे पहले कौन सी है? खगोलीय। जिसका पहला प्रकार क्या है? घूर्णन। तो अब सबसे पहले घूर्णन के बारे में समझें। ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी आप देखेंगे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आप ये समझें यहाँ पे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये अक्ष है। तो ये पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी घूर्णन गति कहते हैं। तो जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही उसकी घूर्णन गति कहलाता है। फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे? आप ये समझें, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो कैसे? हमने आपको क्या बताया कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है। ओके, तो फिर इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना कितना समय लगता है? 24 घंटे। लगभग 24 घंटे का समय पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में लेती है, और जिसके कारण दिन रात होते हैं। आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है। तो जैसे ये सूर्य, इसका प्रकाश, हम बोलते जरूर हैं कि सूर्य डूब गया, सूर्य कभी नहीं डूबता। बस हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसके कारण दिन रात कैसे हो रहे हैं हम आपको वो समझाते हैं। तो आप ये देखें, जैसे ये वाला अक्ष, ये जो इसका जो भाग है, इसका एक भाग पूर्वी भाग है, एक भाग पश्चिमी भाग है। तो आप देखें कि जब सूर्य की किरणें इस भाग पे पड़ेंगी तो एक इस स्थान पे दिन होगा, और जब सूर्य की किरणें इस भाग पे पड़ेंगी तो इस स्थान पे दिन होगा। जब यहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे रात होगी, और जब यहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे रात होगी। तो ऐसे ही जो क्रम है ये लगातार चला आ रहा है। इसी के कारण पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, उसी के कारण दिन रात जो है होते हैं। और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसको कितना समय लगता है? 24 घंटे लगती है। फिर हम बात करते हैं, लगभग एक प्रकार से औसत 24 घंटे मान सकते हैं, लेकिन इसका जो एग्जिट टाइम है वो है 23 घंटे 56 मिनट। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होते हैं। हमने आपको बताया पृथ्वी की घूर्णन गति को दैनिक गति कहती है। दैनिक गति क्यों कहते हैं? एक दिन में ये अपना जो है चक्कर वो लगा लेती है। सबसे पहले इसकी कुछ विशेषताएं लिखें आप। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन है। ओके, फिर इसके कारण दिन रात होते हैं, और इसको कितना समय लगता है? लगभग 23 घंटे 56 मिनट, या आप 24 घंटे भी लिख सकते हैं। ओके, फिर इसी के कारण दिन रात होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? दैनिक गति। क्यों कहते हैं इसे दैनिक गति? दैनिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि 24 घंटे में जो पृथ्वी है वो अपना एक दिन रात का चक्र पूर्ण कर लेती है, और इसकी गति जो है वो भी पूरी हो जाती है, इसकी जो घूर्णन गति है वो भी पूरी हो जाती है। तो इसे हम दैनिक गति के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं इसकी परिक्रमण गति।
परिक्रमण गति क्या होती है? जैसे पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसे जितना समय लगता है और जैसे वो परिक्रमा करती है तो वो क्या है, उसकी परिक्रमण गति। जैसे इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझें। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना या पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना ही उसकी परिक्रमण गति है। देखो, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना, क्या परिक्रमा करना ही परिक्रमण गति है। कौन सी गति? परिक्रमण गति है। ओके, फिर इसे हम वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। कौन सी गति? वार्षिक गति। ओके, वार्षिक गति। फिर इसका समय क्या है? इसको कितना समय लगता है? लगभग 365 दिन। 365 दिन इसे लगते हैं। एक बार परिक्रमा करने में इसे 365 दिन का समय लगता है और इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन। ओके, और इसे क्या कहा जाता है? वार्षिक गति, क्योंकि ये एक वर्ष में पूरा कर लेती है। वार्षिक गति कहा जाता है। तो आप लगभग इतना समझ गए होंगे। फिर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करती है। ये भी वैसा ही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। आप ये समझें कि ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये अपना जो है परिक्रमा करती है। फिर हम थोड़ा सा इसको चित्र के जरिए भी समझते हैं। आप देखें, तो आप समझें, जैसे ये सूर्य है। ओके, ये सूर्य है। फिर यहाँ देखें आप, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है। तो आप इनका क्रम देखें वर्ष भर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी से लेके हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये कौन सी स्थिति है? ये मार्च वाली है। यहाँ पे दो आप यहाँ पे रख लें, जनवरी, फरवरी, यहाँ पे मार्च, यहाँ पे अप्रैल, यहाँ पे मई, यहाँ पे जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर यहाँ पे सितंबर, यहाँ पे अक्टूबर, फिर यहाँ पे नवंबर, फिर यहाँ पे दिसंबर। ओके, तो समझते हैं हम यहाँ पे पृथ्वी का चक्र। ये क्या है, हम आपको अभी समझा दे रहे हैं, 1 मिनट। तो आप समझें कि ये जो ये बीच वाली रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं? ये पूर्वी और पश्चिमी भाग है। ये जैसे ये क्षैतिज रेखा है, तो इसे इसको डिवाइड करता है पूर्वी और पश्चिमी भाग को। और ये 3 बीच वाली रेखा है, तो ये बीच वाली जो रेखा है विषुवत रेखा है, ऊपर वाली कर्क रेखा है और नीचे वाली मकर रेखा है। तो आप एक से अंदाजा लगा सकते हैं, ये सभी में सेम वही है, ये पृथ्वी की ही स्थिति है।
तो हम सबसे पहले मार्च में बात करते हैं। तो यहाँ आप देखें, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो आप देखें मार्च में जैसे ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, तो आप देखेंगे कि जो 21 मार्च होता है उस पे जो सूर्य की स्थिति है वो आपको अलग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लिख लें कितना, 21 मार्च। ओके, तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो 21 मार्च के समथिंग आपको देखने को मिलेगा कि जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है और उसकी जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध की ओर सीधी ओर चमकती हैं कर्क रेखा पे। ठीक है, फिर बात करते हैं अप्रैल, मई, फिर जून। जून की बात करते हैं तो ये जो इस साइड था, मतलब ये जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ये इस साइड था। तो आप देखेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है इस जितने भी क्षेत्र में पड़ रहा है, मतलब आप देखें कि ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ तो इसका प्रभाव जो प्रकाश है वो ना के बराबर जा रहा है या फिर 100 में से 1-2% ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसलिए हम इसी के कारण इसी मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि जो ध्रुव होते हैं उन पे 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। तो कैसे होता है हम आपको वही बता रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंचता है, तो यहाँ तक इसको आने में यहाँ तक कितना लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। तो फिर वही हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से जब यहाँ तक का जो सफर है, तो यहाँ पे आप देखें ये जो नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको आने में 6 महीने का समय लग गया। तो यहाँ तक जब तक रात रहेगी, ठीक है, फिर इतने हिस्से में रात रहेगी। तो फिर जब ये हिस्सा यहाँ से पलटेगा, मतलब ये जो नॉर्थ पोल है ये अभी ऊपर था, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जा पा रहा था, तो अब जब ये ऐसा पलट जाएगा तो फिर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचने लगेगा और जब सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचेगा तो यहाँ पे दिन हो जाएगा। तो जब ये स्थिति बनेगी तो ये स्थिति भी 6 महीने तक लगातार चलेगी। तो जैसे ये स्थिति लगातार चलेगी तो यहाँ पे 6 महीने तक दिन ही दिन रहेगा। तो ऐसी जो है ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो फिर हम बात करते हैं 21 जून को। तो आप देखेंगे कि 21 जो जून होता है वो उत्तरी गोलार्ध का तो सबसे बड़ा दिन ही होता है। कौन सा सबसे बड़ा दिन? सबसे बड़ा दिन। ओके, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में आप देखेंगे कि जो सितंबर है 23 सितंबर, उसमें भी आपको ये जो 21 मार्च और 23 सितंबर है आप देख रहे हैं एक लगातार, मतलब इनमें 6 महीने का डिफरेंस है। एक एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, तो 6 महीने का डिफरेंस है। तो जो यहाँ पे 21 मार्च और यहाँ पे 23 सितंबर, ये दोनों ही दिन आपको इसमें दिन और जो रात है वो बराबर देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब सूर्य जो है जैसे जैसे मकर रेखा और कर्क रेखा पर जाता है तो उस हिसाब से इनकी जो है स्थिति बदल जाती है और इनका जो दिन रात का जो समय है वो बदल जाता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को आप देखेंगे कि जो दिन और रात हैं वो दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ पे 21 दिसंबर की बात करते हैं तो 21 दिसंबर में सबसे बड़ी रात होती है, सबसे बड़ी रात हमें देखने को मिलती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।